हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू ब्री एक्सप्लोर। सो आज सीडीपी से हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है और डिस्कस करेंगे जीन प्याजे को। सो जो भी कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं दिसंबर जनवरी के एग्ज़ाम में सीटेट के, सो आप सभी इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम से, ठीक है। वहाँ लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इजीली पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए सिलेबस एक बार ही देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस तो आपका अच्छा खासा है, ठीक है। जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे तो अभी हम यही वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, जहाँ पे हमने प्याजे को आज डिस्कस करना है और इससे पहले हमने इधर लॉरेंस कोलबर्ग पे बात कर लिया था, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। अब सारे पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाना है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, तो हम उस प्रायोरिटाइज के बेसिस पे ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो सबसे पहले है प्रायोरिटी में उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन प्याजे के बारे में थोड़ा सा पहले शुरुआत में जान लेते हैं कि आखिर ये थे कौन ना, और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है ये भी बात करेंगे। जीन प्याजे ने ये सिद्धांत आपका दे रखा है, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए कॉग्निटिव को आप किससे रिलेट करेंगे, तो ये कॉग्निशन वर्ड जो है संज्ञानात्मक, ये आपके बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि से रिलेटेड जितने भी आप काम करते हैं वो सारी ही चीज़ें आपके कॉग्निटिव में इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1896 में हुआ था, ठीक है। इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का फादर भी कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, छोटा वैज्ञानिक कहा है, तो वो जीन प्याजे ही होते हैं जिन्होंने बच्चों को छोटा वैज्ञानिक कहा है। भाई क्यों बोला है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर दिमाग लगाते रहते हैं, मतलब वो शांत नहीं बैठेंगे। अगर उनका खिलौना भी है ना और वो खिलौने को भी पूरा ओपन करके देखते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या कर रहे होते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ना कि आखिर ये बना कैसे है, किन चीज़ों से बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। वो ये जान रहे होते हैं और हमें लगता है कि उन्होंने तोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ये एक्टिव होते हैं ना, पूरा टाइम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ काम में और सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब थ्योरी पे आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे सबसे ज़्यादा बनते हैं इनके स्टेजेस से। इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा रखा है, ठीक है। पहला है संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। एज यहाँ पे बच्चे की जन्म से 2 साल होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट हो जाएगा अमूर्त यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे एज 0 से 2 होती है, यहाँ पे 2 से 7 हो जाती है, और थर्ड फोर्थ में क्या हो जाती है, यहाँ पे हो जाएगी 7 से 11 और 11 से अपर, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं 4, इन्हीं को हम 1 बाय 1 समझते हैं। संवेदी गामक अवस्था, भाई नाम से ही क्लियर है कि सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस उम्र में 0 से 2 साल का यानी कि जन्म से 2 साल के जो भी बच्चे होते हैं ना, ये अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। जो भी इनके 6 सेंसेस हैं, जैसे कि टच करके, फील करके, ठीक है, इस तरीके से बच्चों को ये बच्चे जो हैं सीखना शुरू करते हैं, सुन करके, देख करके, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है, जिसे हम कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्वता। अब वस्तु स्थायित्वता क्या होती है भाई, अब वस्तु स्थिरता ऐसे मतलब होती है ना कि लाइक होता क्या कि जैसे मान लीजिए कोई डॉल या कुछ भी आप खिलौना ले करके बच्चे के सामने आते हैं ना, और आपने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसको उसके नज़रों के सामने से हटा दिया। पर होता क्या है ना कि बच्चों के दिमाग में, स्कीमा में वो इमेज बन जाती है, वो प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो वस्तु हटाने के बाद भी उसके दिमाग में वो चीज़ रहती है और वो आपसे मांगने की कोशिश भी करेगा इशारों से, ठीक है। और एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी कि जैसे कि बच्चे बचपन में क्या करते हैं, जैसे दूध की बॉटल उन्होंने देखी तो मुंह अपना मूव करना शुरू कर देते हैं, मुंह चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट परमानेंस, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में ही बच्चा शो करने लग जाता है, ठीक है।
सो मूव करेंगे सेकेंड स्टेज पे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। एज आपको पता है 2 से 7 साल होती है और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का ना। बच्चे के आसपास जो भी भाषा होगी वो ईजिली एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रहणशील होंगे। ग्रहणशील मीन्स टू से आप उनको जिस तरह ढालना चाहते हो उस तरीके से ढाल सकते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे एक छोटा बच्चा दीजिए, इन्फेंस बच्चा दीजिए, नवजात बच्चा दीजिए, आप जो चाहते हैं मैं उसको वो बना दूंगा। चोर चाहेंगे तो चोर बना देंगे, वकील चाहते हैं वकील बना देंगे, मतलब जो चाहें आप उसको बच्चे को बना सकते हैं अगर आप शुरुआत से उस तरीके से उसके साथ रहते हैं ना। और एक अच्छी प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम में अच्छी मीन्स टू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जीववाद यानी कि एनिमिज्म का गुण शो करने लगते हैं ना। एनिमिज्म यानी कि उन्हें उनके पास जो भी टॉयज़ वगैरह होते हैं, खिलौने होते हैं, उन्हें लगता है कि इनमें भी जीवन है। अगर वो खाना खा रहे हैं तो उन्हें भी साथ में बिठा के खिला लेते हैं, नहाने जा रहे हैं नहला लेंगे, सोने जा रहे हैं तो उनको साथ में अपने बेड में सुला भी लेते हैं। तो इस तरीके से वो बिहेव करेंगे, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अहम केंद्र ना। ईगो सेंट्रिक क्या होता है, तो बच्चे जो इस एज में होते हैं ना वो ईगो सेंट्रिक होते हैं, 2 से 7 साल के बच्चे, ठीक है। खुद से बातचीत करते रहते हैं, जैसे कुछ खेल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको लाइक अपने आप से ही वो बोलते भी रहते हैं, खुद को फैसिलिटेट करते रहते हैं। इसे हम अहम केंद्र या ईगो सेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी, आपलटावी का गुण पाया जाता है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं ना, मान लीजिए बच्चे के पास ने आपने कुछ कॉइन्स रख दिए जो कि 10 हैं, ठीक है, 10 रुपए हैं, और एक नोट रख दिया 10 की। तो क्या लगता है बच्चा कौन सा चूज़ करेगा? बच्चा ये कॉइन वाला चूज़ करेगा, बिकॉज उसे ये ज़्यादा लग रहा है। वो तो भाई एक ही नोट है, लेकिन वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा यहाँ पे कि दोनों इक्वल हैं, 10 रुपये ये भी है 10 रुपये वो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे में नहीं आ पाती है सेकेंड स्टेज में। और एक और प्रॉपर्टी जहाँ से क्वेश्चन बनता है जिसे हम सेंट्रेशन बोलते हैं ना, केंद्रीयकरण। जैसे कि ये 2 ग्लासेस देख रहे हैं, इनका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, जितना लिक्विड इसमें आना है उतना ही लिक्विड इसमें भी आना है, लेकिन ये चौड़ी है और ये लंबी है। अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि कौन सी ग्लास लोगे तो वो जल्दी से भाई बड़ी वाली ग्लास को उठा लेता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ही इसे ही हम बोलते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीयकरण का गुण, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा थर्ड स्टेज में एंटर करेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, पहली चीज़ तो वो कॉन्क्रीट चीज़ें देख करके समझ में लाइक उसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाती है। अब जैसे ऊपर हमने पढ़ा था इरिवर्सिबिलिटी, तो जैसे ही तीसरे में एंटर करेगा वो तुरंत उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। अभी वो नोट या सिक्के कुछ भी लाइए, उसे पता है कुछ भी ले लो इक्वल ही हैं ये, ठीक है। और अच्छी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ये भी आती हैं, क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन यानी कि वो चीज़ों को अलग अलग करना सीख जाएगा। यानी कि अगर आपने कुछ शेप्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ शेप दे दिया है, तो वो अभी अलग अलग कर पाएगा कि ये 2 शेप सेम नज़र आ रहे हैं, ये सेम नज़र आ रहे हैं, तो उनको एक तरह साइड में इकट्ठा कर देगा, दूसरे वाले को दूसरी तरफ। तो इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा। कंजर्वेशन, संरक्षण क्या होता है, तो लाइक चीज़ों को कंजर्व करना सीख जाएगा यहाँ पे धीरे धीरे ना, चीज़ें इकट्ठा करना सीख जाता है वो। और डिसेंट्रेशन यानी कि अभी वो ग्लास अब वॉल्यूम इक्वल है, उसे पता है कि भाई दोनों ही ग्लासेस, जैसे कि ऊपर हमने समझा था ना ये वाला, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी वो समझ चुका है कि कोई भी ग्लास ले लो इक्वल ही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लंबी है तो इसमें ज़्यादा आया होगा। तो ये गुण भी इसमें आ जाता है बच्चे में, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज रहेगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का एज लगभग 11 से 15 साल हो जाता है। बच्चे अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं ना। तो देखिए अमूर्त चिंतन मतलब होता है कि बच्चों के सामने अगर कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं, स्टिल वो उनके बारे में सोच पाएंगे, ठीक है। यानी कि इमेजिनरी थॉट्स अभी वो रख सकते हैं, अपने आप में कल्पनाएं वो कर सकते हैं। तो ये स्टेजेस हमने बात कर ली हैं, आई होप समझ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे कि स्कीमा है, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है, और एकोमोडेशन, इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए स्कीमा क्या है, तो स्कीमा तो बहुत ही क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है ना, जो कि एकदम
कोरी प्लेट की तरीके से ना, अभी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे चीज़ों को देखना शुरू करता है, अपने घर में ही, घर से ही शुरुआत करता है, ठीक है, और उसकी सबसे पहली टीचर उसकी माता ही होती हैं, ठीक है, बच्चे की। तो इस तरीके से वो घर से ही चीज़ें देखना शुरू करेगा और उसका स्कीमा, उसका इमेज उसके दिमाग में बन जाता है। तो यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी चीज़ें वो अपने आसपास देखेगा, उसका एक इमेज उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है, और वही बुद्धि यानी कि स्कीमा कहलाता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होगा? तो एसिमिलेशन क्या होता है कि जब बच्चे ने वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई चीज़ देखी होती है ना, जब बच्चा सबसे पहली बार कोई चीज़ देखा है तो उसको क्या करता है? आत्मसात कर लेता है, अपने अंदर उसको शामिल कर लेगा, ठीक है। जब सेकेंड टाइम देखता है तो उसमें वो क्या करेगा भाई, उसके दिमाग में वो इमेज पहले से ही प्रेजेंट रहती है ना। तो एसिमिलेशन मतलब चीज़ों को अपने अंदर समझ लेना, ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आपको समझना है, एकोमोडेशन क्या होता है ना। तो देखिए, अनुकूलन की बात करते हैं ना, तो यानी कि मैंने लिखा क्या है कि पहले सीखे गए कॉन्सेप्ट्स में बदलाव, मॉडिफाई करके नए कॉन्सेप्ट्स को सीखना। अब इसका एक छोटा सा और बेहतरीन सा एग्जांपल दूंगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, छोटा सा बच्चा है जिसने पहली बार कैट को देखा, बिल्ली को देखा, ठीक है, और बिल्ली को देखा उसने, उसका स्कीमा बन चुका है, मैंने बताया कि भाई वो कैट है, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या होता है, फिर से उसके सामने एक डॉग आ जाता है, तो उसने उसको देख करके कैट कह दिया, क्योंकि उसने डॉग तो पहले कभी देखा नहीं था, कैट देखा था, लगभग दोनों सेम नज़र आएंगे, ठीक है। तो उसने देखा और उसको लगा ये भी क्या है, कैट ही है, तो उसने वही सेम चीज़ रिपीट कर दी। तब हमने भाई करेक्ट किया कि नहीं, ये कैट नहीं है, वो क्या है, डॉग है, ठीक है। तो उस वक्त वो अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में, अपने स्कीमा में क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, और यहाँ पे अभी डॉगी का इमेज भी उसके स्कीमा में सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है एकोमोडेशन। जहाँ भी मॉडिफाई की बात आएगी, ये की वर्ड्स है ना जो आपको पकड़ना है और अपने आंसर तक ईजिली आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये संतुलन की अवस्था, जब वही सेम चीज़ दोनों के बीच का जो कंडीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन की अवस्था कह सकते हैं ना। एक छोटा सा ये फिगर भी मैंने बनाया हुआ है, आप सेम वही चीज़ है ना, कि पहले बच्चे ने कोई चीज़ एसिमिलेट किया अपने आप में, फिर उसने कोई नई चीज़ देखी, नई सिचुएशन उसके सामने आई, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, लाइक एसिमिलेट करने के बाद वो फिर से संतुलित हुआ ना। लेकिन जैसे ही कोई नई सिचुएशन आती है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, फिर उसके दिमाग में डाउट्स आते हैं। लेकिन फिर जब हम चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं तो अगेन वो एकोमोडेशन वाला प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और कंप्लीट थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। जीन पियाजे की PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।